नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल सत्यार्थ क्लासेस में आप सभी छात्रों का स्वागत है। तो ये जो वीडियो है वो आपका संवैधानिक विकास के क्रम को हम लोग देख रहे थे। उसी क्रम में हम लोगों ने पॉलिटी के जो विकास क्रम का देखा था, उसमें हम लोगों ने एक वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देखा था क्या कि भारत में कंपनी के शासनाधीन जो संवैधानिक विकास का क्रम था वो देखा था। आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कंपनी से जो ब्रिटिश क्राउन के पास आती है, यानी कि 1857 की क्रांति के बाद 1858 ईस्वी के बाद से जो भी संवैधानिक सुधार होते हैं उसे हम लोग देखेंगे। ये भी आपके जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही जो विकास का क्रम है ये हमारे संविधान में इसके भी बहुत सारे कुछ अंग अभी भी व्याप्त हैं। तो चलिए लेट न करते हुए शुरुआत करते हैं और देखते हैं संवैधानिक सुधार के प्रक्रिया में। तो पहला है क्या आपका कि ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत सुधार। जो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत सुधार की बात आई है तो सबसे पहले ब्रिटिश क्राउन के पास भारत का शासन आना चाहिए, जो कि कब आया? भारत सरकार अधिनियम 1858 के बाद जो कंपनी यहां शासन करती थी वो कंपनी अब शासन नहीं करेगी, ब्रिटिश क्राउन के डायरेक्ट शासन में इसको रखा गया। तो देखते हैं उसमें कुछ जो सुधार हुए थे, जो लागू की गई थी, जो आपके एग्जामिनेशन में वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे क्या है, भारतीय प्रशासन का जो नियंत्रण है कंपनी से छीनकर ब्रिटिश राजमुकुट, यही राजमुकुट को हम लोग क्राउन कहते हैं, ब्रिटिश राजमुकुट के पास आ गया। कब आया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत। भारत राज्य सचिव एक पद था जो कि ब्रिटेन में बैठते थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल दोनों का समस्त अधिकार भारत राज्य सचिव को प्रदान किया गया। यानी कि जो यहाँ पे काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल दोनों मिलकर लेते थे, वो अब डायरेक्ट भारत सचिव, एक मंत्री पद था जो कि सचिव सेक्रेटरी वहां पे ब्रिटिश पार्लियामेंट में बैठते थे, उनको यह अधिकार दिया गया। भारत के गवर्नर जनरल का नाम अब क्या कहा गया? वायसराय। यानी कि भारत के गवर्नर जनरल अब नहीं कहलाएंगे, अब वह वायसराय कहलाएंगे, जो कि ब्रिटिश क्राउन के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होंगे। वो क्या होंगे? ब्रिटिश क्राउन के भारत में प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होंगे। कौन? वायसराय। तो यहाँ पे आप ये भी याद रखिएगा कि भारत का प्रथम वायसराय अगर पूछा जाएगा तो लॉर्ड कैनिंग। कौन है? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय है। ठीक है, तो ये आपका भारत सरकार अधिनियम में मुख्य 3 चीजों को देखा गया। भारत राज्य सचिव, ब्रिटिश का कंपनी से शासन का हस्तांतरण ब्रिटिश क्राउन के पास, और गवर्नर जनरल को वायसराय नाम दिया गया। अन्य भी इसमें महत्वपूर्ण सुधार हुए थे। इसी के आधार पे क्या आया था? पिल आयोग आया था, जिसमें भारत में जो ब्रिटिश सैनिक थे उनमें किन्हें किन्हें शामिल किया जाएगा, ये सब आया था उस समय। ठीक है, वो हम लोग जब डिटेल्स क्रम में देखेंगे तो उसमें देखेंगे। यहां पर हम लोग बस उसके विकास क्रम को देख रहे हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1861। अब क्या होता है कि वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की जाती है। कब? तो 1861 का परिषद अधिनियम था उसके द्वारा, और यह अधिकतम 6 माह तक लागू हो सकती है। क्या? अध्यादेश जो जारी करेंगे वायसराय, वो अधिकतम 6 माह तक लागू हो सकती है। वायसराय की परिषद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई। वायसराय जो है ना, उसके परिषद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई, और लॉर्ड कैनिंग विभागीय प्रणाली के हेड थे, क्योंकि लॉर्ड कैनिंग उस समय क्या थे? वायसराय थे। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया। वायसराय के कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया। यह 1861 की मैं बात बता रहा हूं। और यहीं पे क्या किया गया? बंबई और मद्रास प्रांतों को पुनः अधिकार दिया गया। क्या चीज का? क्या उन्हें पुनः अधिकार मिला था?
तो उन्हें अधिकार मिला था अपने लिए कानून बनाने का अधिकार और संशोधित करने का अधिकार। वह अपने लिए कानून भी बना सकते थे और संशोधन भी कर सकते थे। यह दिया गया था भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा पुनः उन्हें दिया गया था। तो इस तरह से हम 1858, 1861 देखे और अब देखते हैं 1892। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में क्या कहा जाता है कि विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर विचार प्रकट करने का अधिकार प्रदान है। क्या गया मतलब जो है परिषद के जो सदस्य थे उन्हें बजट पे आप विचार प्रकट कर सकते हैं। आप उसके लिए कोई बस अपनी बातों को रख दीजिए, वो इंप्लीमेंट होएगा, उसका कोई मतलब नहीं रहता है। सार्वजनिक हित के मामलों में विधानमंडल के सदस्यों को 6 दिन की पूर्व सूचना देकर प्रश्न पूछने का अधिकार था। पब्लिक हित में जो होती है, जिसे हम लोग जनहित कहते हैं, तो सार्वजनिक हित के मामलों में विधानमंडल में आप प्रश्न पूछ सकते हैं। किस प्रकार से? जब आप 6 दिन पहले उसे सूचना निर्गत करेंगे तब। अब यहाँ पे सीमित अर्थों में निर्वाचन का जो निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ है वो यहाँ पे आता है, लेकिन मुख्यतः हम लोग देखते हैं 1909 में जो मार्ले मिंटो सुधार है वहां से हम लोग निर्वाचन की प्रक्रिया को देखते हैं। अब आइए भारतीय परिषद अधिनियम 1909। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 जिसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा। क्या नाम से जानते हैं? मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या आती है? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था। ये इसकी सबसे बड़ी बात है और ये इसलिए इससे बहुत विद्वानों के द्वारा बहुत कुछ कहा गया है मार्ले मिंटो सुधार के बारे में। ठीक है। केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों को बजट पर मत देने का अधिकार नहीं दिया गया। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि इन्हें बजट पे मत देने का अधिकार जो है 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम में दिया जाएगा, ऐसा लेकिन किया नहीं गया। इसको गांधी जी ने क्या कहा था? गांधी जी ने इस एक्ट के बारे में कहा था कि हमारा सर्वनाश कर दिया। क्यों सर्वनाश कर दिया? क्योंकि ये एक्ट क्या किया था? निर्वाचन यानी मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन पद्धति की शुरुआत यहीं से बीजारोपण होती है और इसके बाद से ही देश में जो है निर्वाचन पद्धति में मुस्लिमों के लिए अलग, हिंदुओं के लिए अलग, तो यहीं से आपका डिवाइडेशन की प्रक्रिया चालू कर दी जाती है। रैमजे मैकडोनाल्ड, ये सुधार प्रजातंत्र और नौकरशाही के मध्य एक अधूरा और अल्पकालीन समझौता है। किसके बारे में कहा गया है? भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के बारे में रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा कहा गया। यह सुधार प्रजातंत्र और नौकरशाही के मध्य एक अधूरा और अल्पकालीन समझौता है। ये हो गए आपके 4, यानी कि कौन कौन? 1858 भारत सरकार अधिनियम 1858, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 जिसे मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। आगे देखते हैं भारतीय जो आपका है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, उसके बाद 1935, फिर 1947 और यहां से संवैधानिक जो है प्रक्रिया बंद होती है, उसका भारतीय संविधान के लागू होता है। तो आइए देखते हैं कौन? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1909 को देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919, इसे अन्य किस नाम से जानते हैं? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के किसे जानते हैं? भारत सरकार अधिनियम 1919 को। इसमें क्या होता है? प्रांतों में द्वैध शासन प्रारंभ हो जाती है। प्रांतों में जो है वो आपका द्वैध शासन प्रारंभ हो जाती है भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। पहली बार उत्तरदायी शासन शब्दों का स्पष्ट प्रयोग किया गया। पहली बार उत्तरदायी शासन शब्दों का स्पष्ट प्रयोग कब किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 में। प्रांतीय विषय 2 पार्टों में बांटा गया और उसका एक पार्ट क्या था? आरक्षित, और दूसरा पार्ट क्या था? हस्तांतरित। भागों में 2 भागों में बांटा गया क्या? प्रांतीय विषय को। भारत सरकार अधिनियम 1935 को देखते हैं। तो इसमें हम लोग बस ये 3 चीज को देखे हैं।
और अन्य देखते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 है। इसका गठन जो है, इसमें क्या चीज किया गया, संघीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। इसमें इसके तहत संघीय लोक सेवा आयोग का गठन किसके तहत किया गया, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किया गया। अखिल भारतीय संघ की स्थापना, अखिल भारतीय संघ की स्थापना का जो प्रस्ताव था वो भी भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा ही किया गया। द्वैध शासन प्रांतों में समाप्त और केंद्र में लागू हो गया। जो द्वैध शासन 1919 के द्वारा प्रांतों में लागू किया गया था वो 1935 में समाप्त कर दिया गया और केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया। स्वायत्त प्रांतों को स्वायत्तता दी गई। उत्तरदायी शासन जिसका अर्थ होता है स्वशासन प्रांतों को दिया गया और दोहरे शासन के स्थान पर, पहले जो दोहरा शासन द्वैध शासन जो था उसके स्थान पर उत्तरदायी शासन प्रांतों को दिया गया। तो अब आते हैं, अब देखते हैं इससे कुछ संबंधित और क्वेश्चंस को जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं इससे। अब इसमें क्या चीज का विस्तार किया गया है, तो सांप्रदायिक और वर्गीय मतदाता मंडलों का विस्तार किया गया है। इसका महत्व क्या है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 का सबसे बड़ा महत्व यह है कि यह जो भारत का वर्तमान संविधान है उसका मेन बुनियाद या 60% 70% जो चीज है वो आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही ली गई है। इसीलिए भारत के वर्तमान संवैधानिक ढांचे का आधार बना कौन, तो भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है। द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल को क्या कर दिया गया, द्विसदनीय बना दिया गया। राज्यसभा लोकसभा भी जो वर्तमान में है उसी तरह से द्विसदनीय बना दिया गया था। शक्तियों का विभाजन किया गया केंद्र और प्रांतों में, केंद्र और प्रांतों में शक्तियों का विभाजन किया गया। क्या चीज की स्थापना की गई, एक स्थापना फेडरल कोड की गई 1937 में। फेडरल कोड की स्थापना की गई थी 1937 में। इसे दासता का आज्ञा पत्र, गुलामी का अधिकार, एक कार जिसमें ब्रेक है तो इंजन नहीं, ये सारे चीजें जो है इस अधिनियम यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के लिए इन शब्दों का उपयोग विभिन्न विद्वानों के द्वारा किया गया है। ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में समाविष्ट भारत के संविधान में, तो राज्य का नीतिगत तत्व जो है ना ये भारत के संविधान में यहीं से लिया गया है वर्ष 1950 में। कहां से लिया गया है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के माध्यम से लिया गया है। कौन, अब देखिए नोट में एक चीज लिखा हुआ है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है ना उसको कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अस्वीकृत कर दिया था। और ये कब अस्वीकृत किया था, तो लखनऊ अधिवेशन 1936 के तहत भारतीय सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकृत किया गया था। ये भी यहाँ पे इंडिकेटेड है, लिखा हुआ है, आप इसे भी याद रख लें। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर को हम यही समाप्त करते हैं। इसके बाद बस एक टॉपिक इसमें आपका स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है और उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है जिसे हम लोग देखेंगे और उससे उस क्रम के बाद फिर हम लोग संविधान की स्थापना, संविधान सभा की स्थापना से शुरुआत करेंगे। तो अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।